Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 12th है। हिंदी गद्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी गद्य का जो विकास है उसका आज जो चरम रूप, आज जो परिष्कृत रूप दिखाई पड़ता है हमें, उसका प्राचीन रूप क्या था, उसका जो प्राचीन समय में वो किस रूप में थी, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं हिंदी गद्य का संक्षिप्त रूप। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्लास में हैं, आपके जो कक्षा में हैं, वो हिंदी की जो कॉपियाँ हैं वो 2 कॉपियाँ बनवाई गई हैं। उसमें आपको फर्स्ट जो कॉपी में आपको लिखना है, उसमें आपको लिखना है गद्य लिखना है। इसके साथ उसमें आपको जो लिखना है, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके साथ इसमें आपको गद्य के साथ आपको खंड काव्य लिखना है। गद्य के साथ आपको खंड काव्य लिखना है। इस बार जो है आपको यहाँ पर नाटक नहीं पढ़ाया जाएगा। नाटक जो था वो फर्स्ट ईयर में था, 11th क्लास में था, उसके स्थान पर यहाँ पर आपको खंड काव्य पढ़ाया जाएगा। और खंड काव्य के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा श्रवण कुमार का चरिचित्रण। क्या पढ़ाया जाएगा? श्रवण कुमार का चरिचित्रण, या श्रवण कुमार जो खंड काव्य है उसको पढ़ाया जाएगा। श्रवण कुमार का जो सारांश है, या श्रवण कुमार के चारित्रिक विशेषताएं हैं, राजा दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो पढ़ाई जाएंगी, वो लिखवाया जाएगा। उसके बाद इसी में आपको लिखना है कथा साहित्य। इसी में जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा कथा साहित्य। कथा साहित्य जिसे हम कहानी कहते हैं, उन कहानियों का सारांश लिखवाया जाएगा और उसका उद्देश्य लिखवाया जाएगा। इन कहानियों के अंतर्गत इसका सारांश और इसका उद्देश्य लिखवाया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, तीन चीज़ों को आपको ये फर्स्ट कॉपी में लिखना है यहाँ पर, और जो दूसरी कॉपी आपकी होगी उसमें आप यहाँ पे काव्य लिखेंगे और उसी में आप संस्कृत वाला जो भाग है काव्य, उसके बाद संस्कृत का गद्यांशों का अनुवाद कराया जाएगा इसी कॉपी में, सेकेंड वाली कॉपी में। और इसी में जो व्याकरण पोर्शन होगा, व्याकरण, उसको भी लिखवाया जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो फर्स्ट कॉपी में रहेगी। हिंदी गद्य, खंड काव्य, जिसमें आपका श्रवण कुमार आएगा। उसके बाद कथा साहित्य, अर्थात जो कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य फर्स्ट कॉपी में। सेकंड कॉपी में आपको लिखवाया जाएगा हिंदी काव्य। हिंदी काव्य के अंतर्गत जो साहित्यकारों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं, उनका काव्यांश, उनका भावार्थ, उन पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं वो लिखवाए जाएंगे। उसके बाद संस्कृत वाला जो पोर्शन है वो भी इसी में लिखवाया जाएगा। और इसके बाद जो भी बचे हुए जो पेज होंगे उसमें व्याकरण करवाया जाएगा। तो इसको आपको 3 भागों में विभाजित कर लेना है। ये एक भाग आपका ये रहेगा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हिस्सा रहेगा आपका। इसी प्रकार से ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, इनको हम जो आपके पास कॉपी होगी उसको तीनों को बराबर हिस्सों में बांट लेंगे और इन तीनों को लिख लेंगे। और जो भी आपको यहाँ से मैटर भेजा जाएगा, जो भी यहाँ से आपको सामग्री भेजी जाएगी, लिखित रूप से PDF भेजा जाएगा, उसको आप जो भी चीज़ जहाँ भेजी जाती है उसको उसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आप क्रमशः आप उसी
पार्ट में, उसी भाग में आप लिखते चले जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ आपको कुछ कॉपी पे लिखने वाली चीज़ें थी, वो बताया गया कि क्या किस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि व्याकरण के अंतर्गत इसमें आपको निबंध भी लिखना है, निबंध भी आएगा, निबंध भी इसी में लिखना पड़ेगा व्याकरण में। और इसी में और सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें एप्लीकेशन हुआ, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र भी इसी के अंतर्गत आएगा, प्रार्थना पत्र भी इसी में आप लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जो कॉपी है उसको बना लीजिएगा, उसमें अच्छी तरीके से उसे देख लीजिएगा कि क्या कितना पाठ्यक्रम है और कितने पेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये सब आप कर लीजिएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं फिर कि हमें हिंदी गद्य का जो संक्षिप्त इतिहास है उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम इसमें देखेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास हुआ है वह हमें राजस्थानी भाषा के रूप में, हमें बिहारी भाषा के रूप में, हमें पहाड़ी भाषा के रूप में दिखाई पड़ता है। हिंदी की जो बोलियां हैं वो 17 बोलियां हैं और 17 बोलियों के अंतर्गत उसमें अलग अलग हिंदी गद्य का हमें रूप दिखाई पड़ता है। पहला जो है वो राजस्थानी भाषा के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसमें हमें वचनिका है, कथा है, बात है, ख्यात है, पत्र है, वंशावली है, ऐसा रूप हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि जैसे पुराने राजा थे वो शिलापटों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर अपने वंशजों के नाम और जो विभिन्न प्रकार के जो उनके नियम कायदे कानून हुआ करते थे उनका वे उत्कीर्ण उसमें करवाते थे, लिखवाते थे, पत्थरों पर तराशते थे। वो सारी चीज़ें, कहानियाँ, विभिन्न प्रकार की जो कहानियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जो वचनिका हैं, विभिन्न प्रकार के जो चरित्र हैं, किसी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का जो अच्छा चरित्र वाला होता है उसका पूरा चरित्र उन पत्थरों पर उकेरा जाता था। तो इन सारी चीज़ों को उस राजस्थानी भाषा में हम पुराने पत्थरों में उत्कीर्ण हुआ देखते हैं। उसके बाद आते हैं मैथिली व ब्रज भाषा का रूप देखते हैं। मैथिली भाषा के रूप में हमें जो देखने को मिलता है वह गोरखनाथ जो हठ योग के प्रमुख थे, गोरखनाथ के जो योग साधना हठ योग था या उनका ब्रह्म ज्ञान था, या गोरख गणेश गोष्ठी थी, या 84 वैष्णव की वार्ता, या 200 वैष्णवन की वार्ता, या गोकुलनाथ की वार्ता, इसका रूप हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद इन सब रूपों के बाद हमें जो छोटे छोटे रूपों के बाद हमें जो ज़्यादा सामग्री हमें देखने को मिलती है वह हिंदी गद्य के रूप में हमें खड़ी बोली के विकास के रूप में दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली का विकास, जो प्रारंभिक विकास हमें देखने को मिलता है वह चंद छंद वर्णन की महिमा में दिखाई पड़ता है। और चंद छंद वर्णन की जो महिमा थी वो कवि गंग की रचना थी। किसकी रचना थी? कवि गंग की रचना थी चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा चंद छंद वर्णन की महिमा में हमें हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास देखने को मिलता है। और कवि गंग जो थे वे अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे कवि गंग। उनके दरबारी कवि द्वारा रचित जो अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे कवि गंग, उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में हमें हिंदी खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। उसके पश्चात अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि हिंदी गद्य खड़ी बोली गद्य के विकास में 4 उन्नायकों का नाम आता है। उन उन्नायकों में से आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, उसमें हैं लल्लू लाल जी हैं, लल्लू लाल जिन्होंने प्रेम सागर लिखा। उसके बाद मुंशी सदा सुखलाल जी हैं जिन्होंने सुख सागर लिखा। उसके बाद तीसरे हैं इंसा अल्लाह खां जिन्होंने रागनी केतकी की कहानी लिखी। इंसा अल्लाह खां के बाद आता है नाम जो है वह आता है
सदल मिश्र, सदल मिश्र का नाम आता है। सदल मिश्र, सदल मिश्र ने जो लिखा है वह लिखा है नाचकेतोपाख्यान। नाचकेतोपाख्यान इन्होंने लिखा है, जिसमें हिंदी खड़ी बोली गद्य के दर्शन हमें होते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं तो हम देखते हैं तो दो कवि ऐसे थे, दो राजा ऐसे थे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना योगदान दिया था। उन नामों में से सर्वप्रथम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या नाम आता है? राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सितारे हिंद, अर्थात हिंदुस्तान के सितारे। इन्हें सितारे हिंद कहा जाता था, अर्थात हिंदुस्तान के सितारे के रूप में मशहूर थे। और दूसरे जो राजा हैं वो राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के रूप में, हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के रूप में विकास में अपना अन्यतम योगदान दिया था। राजा लक्ष्मण सिंह। उन चार नायकों के बाद इन राजाओं के नाम आता है, इन राजाओं का नाम आता है। इन राजाओं के बाद हम देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का जो विकास है वह हमें भारतेंद्र युग में देखने को मिलता है। भारतेंद्र युग आप लोग जानते होंगे, आप लोग बड़ी कक्षा में हैं, आप लोग जानते होंगे कि भारतेंद्र युग का जो नाम है, नामकरण है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। भारतेंद्र युग का नामकरण, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। और हिंदी खड़ी बोली गद्य के जनक के साथ साथ इन्होंने चार पत्रिकाओं का, तीन पत्रिकाओं का, महत्वपूर्ण तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। उसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, कविवचन सुधा थी और हरिश्चंद्र मैगजीन थी, जिन्होंने उन पत्रिकाओं का प्रकाशन कर हिंदी खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस युग में जो अधिकतर साहित्यकार थे वे पत्रकार थे, चाहे वे बालकृष्ण भट्ट रहे हों। बालकृष्ण भट्ट के रूप में हमारे सामने उनकी जो पत्रिका आती है हिंदी प्रदीप आती है, चाहे वो ब्राह्मण पत्रिका रही हो जिसके संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे, चाहे प्रेम घन रहे हों, उनकी पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी था। तो कुल मिला के इस युग के जो साहित्यकार थे वे अधिकतर पत्रकार थे और अपनी पत्रकारिता के बल पर भारतेंद्र युग में अपनी छाप छोड़ी और हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में इन्होंने अपना अन्यतम योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया और हिंदी खड़ी बोली को एक उच्च दर्जा प्रदान किया। इन साहित्यकारों के बाद, भारतेंद्र युग के बाद एक नए युग का सूत्रपात होता है जिसका नाम है द्विवेदी युग। पहला जो था वो भारतेंद्र युग था और दूसरा युग जो है वो द्विवेदी युग था। द्विवेदी युग जो नाम है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी खड़ी बोली का जो विकास हुआ, हिंदी खड़ी बोली का जो उद्भवन हुआ भारतेंद्र युग में, और उसमें जो कमियां रह गई थी, उस भाषा में जो कमियां रह गई थी, उस भाषा में जो त्रुटियां रह गई थी, उसका एक कुम्हार की भांति उसमें उन त्रुटियों को हटाया, उन त्रुटियों को एक छन्नी की तरह उनको छान दिया और जो हमारी परिष्कृत भाषा थी हिंदी खड़ी बोली, उसका दर्शन हमें कराया, उसका परिपक्व रूप हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। और ये सब संभव हो सका उनकी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से, जिसका प्रकाशन सन 1900 में हुआ था, जिसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। उन्हें प्रथम इस सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक माना जाता है, लेकिन 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक का सरस्वती पत्रिका का जो संपादन काल रहा वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ रहा। और इन्होंने अनेक निबंध, नाटकों, उपन्यासों को
कहानियों को तथा एकांकियों को अपने उस पत्रिका में छापा और उनको त्रुटि विहीन करके, उन त्रुटियों को हटा करके उन्हें परिष्कृत रूप दे करके अपनी उस पत्रिका में छापा तथा हिंदी खड़ी बोली का एक आधुनिक रूप प्रदान किया जो आज हमारे समक्ष उपस्थित है। इसके पश्चात धीरे धीरे करके इसका विकास होता गया। शुक्ल युग आया जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना योगदान दिया। उसके बाद शुक्लोत्तर युग आया। शुक्ल युग के बाद जो आया समय सीमा आई, शुक्ल युग के बाद उन लेखकों ने अपना योगदान दिया और धीरे धीरे करके आज यह जो भाषा है हिंदी खड़ी बोली, उसका जो रूप है, बृहद रूप है, वह आज हमारे सामने उपस्थित है। तो आज समग्र त्रुटियों को समाप्त करते हुए यह भाषा हमारे समक्ष उपस्थित है। इसमें जो योगदान है वो बड़े बड़े महान कवियों का रहा, महान लेखकों का रहा, जिसे परिष्कृत परिमार्जित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये तो रहा हिंदी गद्य का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त इतिहास जो हमारे समक्ष आज प्रकट है, उपस्थित है। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उन पर प्रकाश डालेंगे और जो विधाएं हैं उनके जो लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उस पर दृष्टिपात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये संकट का समय है, कोरोना काल का समय है, जिसने हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन निश्चय रूप से हम दृढ़ संकल्प हैं कि एक ना एक दिन ये महामारी दूर होगी तथा हम आप लोगों के समक्ष होंगे, रूबरू होंगे। लेकिन उसके पहले हम आपकी पढ़ाई में कोई बाधा बंधन ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है और ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका अध्ययन आप लोग घर पर सही ढंग से ठीक प्रकार से करें, जिससे आपके आने वाले समय में कोई समस्या ना हो, आपको पाठ्यक्रम को लेकर आपके विषय से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होती रहे तथा अनेक समस्याओं का समाधान आने वाले समय में होगा जब आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आप अपनी समस्याओं को शेयर करेंगे और हम उसका निदान तत्काल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस युग के जो प्रमुख विधाएं हैं उन पर चर्चा लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।